वेलकम टू आलोक क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज हम उसी जो पिछली क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। क्या? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होता क्या है? फ्री एक्सपेंशन होता क्या है, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं और फिर आपको इससे आगे भी पढ़ाएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता क्या है। ठीक, फ्री एक्सपेंशन, इसको थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए कि फ्री एक्सपेंशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है। फ्री एक्सपेंशन मतलब कि कोई गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसको रोकने वाला कोई है नहीं। फ्री एक्सपेंशन ना, तो मतलब फ्री एक्सपेंशन से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब होता क्या है। पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, पी एक्सटर्नल जीरो। देखो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल जीरो होता है, तो वहां पे जो गैस का एक्सपेंड होगा वो क्या कहलाएगी? फ्री एक्सपेंशन कहलाएगी। जब भी गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी तो उसको क्या कहेंगे? फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें जो पी एक्सटर्नल जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो जीरो है। तो वैक्यूम में क्या होता है? पी एक्सटर्नल जीरो। इतना आप लोग याद रखिएगा, जब भी फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि पी एक्सटर्नल जो होता है जीरो होता है। ठीक, इट्स कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, वही लिखा है। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसमें क्या कह रहा है कि फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन का कुछ फार्मूला हम लोग लिखे थे। क्या लिखे थे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब पी एक्सटर्नल ही जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या होगा? वर्क इंटू डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। वर्क देखो जीरो आ गया ना, तो वही कह रहा है कि फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क नहीं होगा। समझ गए ना? अब देखिए, इफ पी एक्सटर्नल जीरो, इसको फ्री एक्सपेंशन कह सकते हैं या वैक्यूम कह सकते हैं। ठीक, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब आप लोग समझते रहिएगा, जानते रहिएगा कि इसमें पी एक्सटर्नल जीरो होता है। ये क्वेश्चन में यूज होगा। जब आपको फ्री एक्सपेंशन मतलब पता रहेगा तो आप वो क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं वर्क फॉर रिएक्शंस। समझ गए? वर्क फॉर रिएक्शंस देखते हैं। वर्क फॉर रिएक्शंस, वर्क फॉर रिएक्शंस में क्या होगा? इसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, देखिए रिएक्शन क्या होता है, हम लोग दो टाइप के पढ़े हैं रिएक्शन। पहला केमिकल, दूसरा फिजिकल। तो यहाँ पे मेनली दो टाइप के रिएक्शन के वर्क की बात करें हम लोग, केमिकल और फिजिकल। ठीक, तो इसका पहला देखते हैं केमिकल। केमिकल में क्या होता है? केमिकल में देखिए हमने एक गैस बनाया, मान लिया रिएक्शन बना, ये देखिए। ठीक, तो इसका वर्क कैसे लिखेगा? वर्क का फार्मूला जानते हैं ना? वर्क का फार्मूला क्या जानते हैं? माइनस पी डेल्टा वी। ठीक, माइनस पी डेल्टा वी। तो अब देखिए वर्क इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ गैस बी, समझ गए? वॉल्यूम बी गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ ए गैस। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे लिख दिए तो हमने आपको कुछ बताया था कि V निकालने के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना। तो V निकालने के लिए हम एन आर टी अपान पी कर सकते हैं ना। तो यही यहाँ पे रख दीजिए। W इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी, V की जगह एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस, आर टी अपान पी माइनस वी ए। तो यहाँ पे वी ए का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे? एन बी आर टी अपान पी। यह लिख दिए ना, यह लिख दिया आप लोग। तो ये देखिए पी काट दीजिए, पी काट दीजिए, ये हो गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? डब्ल्यू इक्वल टू आएगा, वर्क इक्वल टू आएगा, अरे यार मुझे डब्ल्यू ही नहीं बन रहा है, ये
वर्क इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो कभी भी आप लोग को पूछे वर्क फॉर रिएक्शंस, तो वर्क फॉर रिएक्शंस में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वर्क फॉर रिएक्शन में क्या आएगा, रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। जो डेल्टा एन जी होता है वह एक्चुअल मोल का डिफरेंस होता है, ठीक। एक्चुअल मोल का डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये देखिए डेल्टा एन जी क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मैं लिखने के बाद मैं साफ कर दूंगा। इसमें क्या है देखिए, डेल्टा एन जी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी ऐसे निकालोगे, क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लिखोगे, फिर माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट लिखोगे तो डेल्टा एन जी आ जाएगा। ये देखिए जैसे ये वाला रिएक्शन लिखा है ना, ए गैस, फिर क्या लिखा है, बी गैस, तो इसमें हमको डेल्टा एन जी निकालना हो, कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी देखिए बी का मोल्स क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कॉएफिशिएंट बी माइनस ए, ये जो गैस, ये गैस में होने चाहिए, ठीक। तो यही लिखा है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी होता है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसको मैं वो करता हूँ। अभी मैं आपको फिजिकल रिएक्शन का यही बताऊंगा, इसको साफ करके। देखिए अब फिजिकल रिएक्शन में आते हैं। देखिए फिजिकल रिएक्शन आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सोचिए फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। जिन लोग को आता होगा बहुत अच्छा है, जिन लोग को नहीं आता होगा, यहाँ पे देखिए फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। फिजिकल रिएक्शन में क्या होती है कि इसमें देखिए वाटर जैसे होता है, हम वाटर कहते हैं, वाटर H2O सॉलिड है, H2O सॉलिड है, इसको H2O लिक्विड में, समझ गए ना। देखिए इसकी स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड, लेकिन वाटर ही रहा ना, समझ गए, वाटर ही रहा, लेकिन ये सॉलिड से लिक्विड हो गया। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता था, ये ए गैस, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है। आप लोग जानते हैं कि ये रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट बी अलग है, लेकिन इसमें क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इसके जो स्टेट है, जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ये सॉलिड में है तो ये क्या हो गया, लिक्विड में हो गया, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन में क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन का फार्मूला हम यही लगाते हैं, माइनस पी डेल्टा वी। कोई फिजिकल रिएक्शन दिया हो तो वर्क फॉर फिजिकल रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक। तो आप लोग इसको भी एक्सपैंड कर लीजिए, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, माइनस पी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे बस ऐसे लिखिएगा। तो इसका तो केमिकल रिएक्शन के लिए माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो गया, लेकिन इसका क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी। एक फिजिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन ये हो गई। अब देखिए एक रिएक्शन ये हो गई, अब दूसरा क्या है, H2O सॉलिड से डायरेक्ट H2O गैस, ये भी तो फिजिकल रिएक्शन में है, क्योंकि ये सॉलिड से गैस बदल रहा है, रिएक्टिंग प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए H2O लिक्विड से फिर H2O गैस आ गया, ठीक। ये दोनों देखिए गैस, प्रोडक्ट जो है गैस में बदल गए, ठीक। तो ये गैसियस प्रोडक्ट आ गया। जब ऐसा आ जाए ना, सॉलिड से गैस डायरेक्ट बदल जाए, लिक्विड से डायरेक्ट गैस, तो प्रोडक्ट कोई भी अगर गैसियस प्रोडक्ट आ जाए या गैसियस रिएक्टेंट हो, तो हम वर्क क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, समझ गए ना। अगर कोई भी गैस हो तो हम ये वाला तुरंत फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड देखिए, यहाँ पे कोई गैस नहीं है ना, तो हम डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी केवल लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी अगर गैस आ गया तो हम डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी तुरंत लगाएंगे, ठीक। तो आप लोग वर्क फॉर रिएक्शन है, इसको अच्छे से नोट करिए, और ये क्वेश्चन में जरूर यूज होगा, मतलब क्वेश्चन में यूज होता ही है ये। अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग माइनस डेल्टा एन जी आर टी ये सब फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, यू से या कैपिटल ई से, ठीक। स्मॉल यू से या कैपिटल ई से। एनसीईआरटी हमें स्मॉल यू से या यू से मतलब शो किया गया, तो हम यू से ही लिखेंगे, ठीक।
अब देखिए इंटरनल एनर्जी मतलब होता क्या है। मान लीजिए किसी सिस्टम में गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी होंगी उन सभी का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक, तो ये देखते हैं लिखा क्या है। It is defined as the sum of all the possible energies of the system. We cannot find the absolute value of internal energy due to nuclear energy and electronic energy, but we find change in internal energy. इसमें यही कह रहा है कि जितनी भी पॉसिबल एनर्जी, सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल एनर्जी है उन सभी का सम हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, तो इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। बट चेंज हम फाइंड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। समझ गए? अब देखिए इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। तो मैंने जब पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो ना पढ़ा हो वो मेरे पिछले वीडियो में देख ले कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये देखिए यू, इंटरनल एनर्जी यू से हम इसको वो किए हैं, डोनेट किए हैं, देखिए मतलब कि शो किए हैं। देखिए यू इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जितनी भी सिस्टम में अंदर जितनी गैस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी एनर्जीज हैं उसके पास, मॉलिक्यूल्स के पास, वो सभी का सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम केवल इंटरनल एनर्जी का चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहीं बॉम्ब कैलोरीमीटर दिख जाए आपको, मतलब लिखा हुआ दिख जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो रिएक्शंस हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। ठीक, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system by using an instrument which is called as bomb calorimeter. In bomb calorimeter reactions are carried out at constant volume. तो आप वो लोग इतना याद रखिएगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन जो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी हम किसके लिए निकालेंगे, आइडियल गैसेस के लिए, कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैसेस में क्या होगी। तो फाइंड करें, पहला हमारा क्या है, फॉर आइडियल गैसेस, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस। तो क्या लिखेंगे, फॉर आइडियल गैसेस। ठीक, आइडियल गैसेस के लिए हम इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है ना, इसमें क्या आइडियल गैस रखी हुई है, कोई गैस है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इंटरनल फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर आइडियल गैसेस इंटरनल, इसको यू से देखिए, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको यू या ई लिखिए। तो मैं कहीं भी इंटरनल एनर्जी को यू या ई से डिनोट कर सकता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो आइडियल गैसेस के लिए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए ई लगभग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2nRT। ठीक, ये फार्मूला शायद ये जान जाइए कि इंटरनल एनर्जी जो होती है इसको क्या फार्मूला क्या होता है, F/2nRT। देखिए ये इंटरनल एनर्जी है ना, और ये टेम्परेचर है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया। अब देखिए F/2nRT हो गया, तो F/2 देखिए हम यहाँ लिख देते हैं F/2RT। ये कुछ होता है, ये इसको मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ये क्या होता है, CV।
CV इक्वल टू क्या होता है F/2R। ठीक, CV इक्वल टू क्या होता है F/2R। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T। तो आप लोग इसको याद रखिए NCV डेल्टा T। तो पहले मैंने इसको थोड़ा एक और स्टेप दिखाता हूँ। ठीक, एक और स्टेप दिखाता हूँ। तो डेल्टा ये ई है, तो हम अभी मैंने क्या कहा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की, हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो अभी चेंज निकालेंगे। चेंज क्या होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा डेल्टा ई ब्रैकेट में NF/2 RT। ठीक, तो डेल्टा ई इंटरनल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ना, तो ये हो जाएगा NF/2 R डेल्टा T। ठीक, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल जो है गैस का कांस्टेंट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो होगी कांस्टेंट होगी, और R गैस कांस्टेंट होता है तो केवल टेम्परेचर वेरी कर सकता है, तब इसीलिए हम डेल्टा टेम्परेचर के आगे लगाए हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा NF/2 R डेल्टा T। तो F/2 R को तो आप लोग जानते ही हैं, डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है NCV डेल्टा T। ठीक, ये किसके लिए होता है, ये होता है आइडियल गैसेस के लिए। ठीक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, डेल्टा ई भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका भी हम क्वेश्चन में करेंगे कि कहीं भी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट आ गया तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए आइडियल गैसेस के लिए तो डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा T आ गया। आप लोग इसको मतलब कि ध्यान दीजिएगा। जो F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए इंटरनल एनर्जी फॉर रिएक्शंस, अभी हमने आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा, अब रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे। तो जो रिएक्शंस के लिए होता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, अगर T कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा E 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वायरी करते रहते हैं। आप लोग इतना जान जाइए कि जब आइडियल गैसेस के लिए डेल्टा E निकालेंगे तो क्या NCV डेल्टा T ये 0 भी हो सकती है। क्यों 0 हो सकती है, अगर कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वो डेल्टा E कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा E में और में नॉट बी 0। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करते रहते हैं। ठीक, आप लोग जो मैं रिएक्शंस के लिए बोला इसको लिख लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, तब इस लेक्चर को मैं एंड कर दूंगा। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एन आइडियल गैस इनिशियली एट 10 ATM 1 लीटर। ठीक, इनिशियली आइडियल गैस क्या इनिशियली 10 ATM 1 लीटर पे है। ठीक, एक्सपैंड रिवर्सिबली टू द फाइनल स्टेट 5 ATM 2 लीटर, देन कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहला क्या है, वर्क डन इन जूल्स। देखिए आप लोग इसको अपने दिमाग से सोचिए और लगाइए कुछ 1 मिनट के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जितना मैं पढ़ाया हूँ प्रोसेस वगैरह वगैरह सब इसमें लगने वाला है। ठीक, कौन सा प्रोसेस लगेगा, अगर ये आप लोग जान गए तो आप लोग क्वेश्चन एकदम आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो इसको कराऊंगा ही। पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक, चलिए ठीक है, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। देखिए एन आइडियल गैस इनिशियली क्या है, मान लीजिए इनिशियली को हम क्या मानते हैं P1 V1। ठीक, P1 कितना है 10 ATM इंटू V1 कितना है 1 लीटर। ठीक, समझ गए। अब P1 V1 क्या आ गया 10 आ गया, समझ गए। अब फाइनल स्टेट क्या है, एक्सपैंड किया रिवर्सिबली टू द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को मान लो हमने P2 V2 कर दिया। P2 V2 देखिए प्रेशर है वॉल्यूम है, तो P2 कितना है 5 ATM इंटू ये वॉल्यूम कितना है 2, ये भी कितना आ गया 10। तो देखिए P1 V1, देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
ये बराबर आ रहा है। तो पहले हम इसको क्या जाने, ये आइडियल गैस है ना, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं आइडियल गैस। फिर क्या कर रहा है, एक्सपैंड रिवर्सिबली, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिवर्सिबली। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है हम उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, किससे क्वेश्चन हो सकता है हमारा। तो रिवर्सिबली इसको लिख लेते हैं। रिवर्सिबली लिख गया, ठीक। अब देखिए P1 V1 P2 V2, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल हो जाए, वो क्या होता था, वो होता था आइसोथर्मल प्रोसेस। वो क्या होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आप लोग इतना कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो आपका क्वेश्चन बस एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन फॉर आइडियल गैसेस इन रिवर्सिबली आइसोथर्मल प्रोसेस में। रिवर्सिबली मैंने इसका बहुत अच्छे से समझा के फार्मूला बताया हूँ, ठीक, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबली वर्क डन क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता था, -2.303 nRT log V2 बाई V1, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, -2.303 PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है ना, nRT ना लिख के हम PV लिख दें, यहाँ पे PV कोई भी PV लगा लो, log V2 बाई V1, ठीक। अब देखिए -2.303 PV दोनों का सेम है, PV PV, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। log V2 कितना है, V2 कितना है 2 लीटर, 2 लीटर लिख देते हैं। V1 कितना है 1 लीटर लिख देते हैं। आप लोग तो लॉग का क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते होंगे, है ना। तो ये देखिए W इक्वल टू क्या होता है, -2.303 इंटू 10 log 2 कितना होता है 0.3010, मुझे याद है क्योंकि मैं खोजने कहीं जाऊंगा थोड़ी। log 2 का वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए कि 0.3010 होता है। तो आपको कुछ वैल्यू जो है log 1 log 2 log 3 log 4 याद होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -23.03 इंटू 0.30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, $69 समथिंग आ रहा है, ठीक। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वर्क माइनस में इतना आ रहा है, ठीक। तो आप लोग को बस इसमें यही करना था कि पहले पहचानना था कि आइडियल गैस दिया ही है, रिवर्सिबली दिया ही है, और आइसोथर्मल पहचानना था कि जहां P1 V1 और P2 V2 बराबर हो जाए वो आइसोथर्मल कंडीशन होती है। तो वर्क आइसोथर्मल में रिवर्सिबली क्या होता था मैंने बताया था, क्या होता था ये फार्मूला -2.303 nRT log V2 बाई V1। अगर ये आपको पहचान गए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा हीरो आ रहा है, मैंने हीरो करके बताया था कि जो प्रोसेस होता है वो हीरो आता है। अगर हीरो आप पहचान गए तो क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, ठीक। जब हीरो पहचान गए तो सब कुछ जान जाएंगे, फिर अपने आप वो क्वेश्चन हो ही जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए दूसरा क्या है, बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल डेल्टा ई क्या होता था, NCV डेल्टा टी, मैंने अभी अभी कराया था। तो NCV डेल्टा टी, देखिए आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी क्या होता था, 0 होता था। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होता था, ठीक। तो जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो डेल्टा ई क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है और फार्मूले याद हैं वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेगा। और लॉग की वैल्यू भी याद होना चाहिए, जैसे कि log 1 क्या होता है 0, log 2 क्या होता है, log 1 क्या होता है 0, log 2 क्या होता है 0.3010, log 3 क्या होता है log 3 0.47, log 4 क्या होता है 0.60, log 5 क्या होता है ये 0.69 समथिंग होता है,
तो इसी तरह आप लोग इसको, जब ये थोड़ा छोटी मोटी वैल्यू आपको याद रहेगी तो जो लॉग के क्वेश्चन है वो आपको हमेशा तुरंत लॉग कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो जो नीट वाले या जेई वाले या बोर्ड वाले क्वेश्चन जो बनाते हैं तो उनको टीचर जब क्वेश्चन बताता है तो उनको ये पता होता है कि लॉग इन लोग को पता होगा, वो लोग जानते होंगे कि लॉग इन लोग को पढ़ाया गया होगा, थोड़ा बहुत पता होगा तो ये लोग कर लेंगे, इसलिए log 2 की वैल्यू दिया था। ठीक, तो ठीक है, इसको नोट करिए। हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। चलिए देखिए, हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़कर ट्राई करिए, कुछ देर आप लोग ट्राई करिए, बताऊंगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर एट STP कंडीशन, देन कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स। समझ गए? तो हम 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करते हैं। क्या 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। ठीक, तो 1 ग्राम है तो 1/18, 1/18 आप लोग तो इतना जानते ही होंगे, मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही होंगे ना कि वेट अपान मोलर मास, तो मोल हो जाता है। ठीक, तो हम लेकिन इसका सीधा मोल लिखे हैं। क्या 1 ग्राम वाटर है तो 1/18, 1/18 दोनों तरफ हो गया, ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। देन कैलकुलेट वर्क डन इन जूल्स, तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हमको सीधा वर्क का फार्मूला क्या लिखना है, -ΔNgRT। मैंने क्या लिखा था, ये फिजिकल रिएक्शन है लिक्विड वाटर वाला। ठीक, तो अगर कोई भी गैस में आ जाए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो पहले अगर ये वाला जब होता था H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ये वाला होता था तो हम वर्क -P∆V लगाएंगे। ठीक, अगर गैस में कोई भी आ गया, गैसियस प्रोडक्ट में बदल गया तो हम फिर ये वाला लगाएंगे। ठीक, वर्क का फार्मूला, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, -ΔNg क्या हो जाएगा 1/18, मतलब कि 1/18 है गैस वाला, ये 1/18 इधर गैस इधर लिक्विड। मैंने ΔNg क्या बताया था, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसमें गैसियस रिएक्टेंट नहीं है, केवल गैसियस प्रोडक्ट है, तो क्या होगा 1/18 ही होगा। ठीक, तो ΔNg क्या होगा 1/18 होगा। अब R क्या होगा, R क्या होगा 8.314 जूल में। R की वैल्यू ये होती है। लीटर ATM में जब हम लोग निकालते थे, मैंने आपको बताया था, तो R की वैल्यू क्या होती थी 0.00821 ये होती थी। लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये होता है। लेकिन अब जूल में जब R की वैल्यू लिखेंगे तो ये 8.314 लिखेंगे इनटू टेम्परेचर STP में टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि STP में जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप 273 केल्विन लिखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर मतलब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बस कॉन्सेप्ट बताना चाहा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मोल्स ना लिखा हो, केवल 1 ग्राम लिखा हो, तो आप लोग उसका मोल लिख लीजिएगा। मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दिया 1 ग्राम दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए, फिर ये फार्मूला लगा दिए, फिर ΔNg क्या होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इसमें गैसियस रिएक्टेंट है नहीं, तो केवल 1/18 माइनस 0 तो 1/18 ही आएगा। समझ गए ना? तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो मतलब यहीं पे इसको वीडियो को रोकते हैं। आज मेरी थोड़ा तबीयत नहीं सही, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन आपको जितना मैं बताया बहुत कॉन्सेप्चुअल बताया हूँ। आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर जो आपकी जितनी भी बुकें हों उसमें से क्वेश्चन लगाइएगा जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, तो देखिएगा कि आपको क्वेश्चन पूरा तुरंत आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे एक एक कॉन्सेप्ट से चले हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स में नहीं रुकने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, अभी चलते हैं। थैंक यू।